हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप लोग बढ़िया होते हैं ना तो मुझे एक अलग एनर्जी मिलती है। मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, मस्का नहीं लगा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ यार। चलो, तो पढ़ाई लिखाई के कॉन्सेप्ट में हम और आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले टॉपिक जो था ना, उसमें हमने समलैंगिकता के कॉन्सेप्ट पर बात किया था। ठीक है, किस पर बात किया था? समलैंगिकता। ठीक है, तो समलैंगिकता और इस पे जो आईपीसी की धारा है 377, इस पर हमने बढ़िया से डिबेट और चर्चा कर लिया था। अब इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है जीवन का अधिकार और मरने का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार और जस्ट अ सेकेंड गाइज, मरने का अधिकार। सॉरी गाइज, थोड़ा सा ना जुकाम हो गया है मुझे, इस वजह से छींक आ रही है। चलो, तो आर्टिकल 21 में हमने बात किया था कि भैया आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 21 रिलेटेड है जीवन के अधिकार से और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। तो भैया अगर जीवन का अधिकार है तो मरना भी तो जीवन से रिलेटेड है। तो इसलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि जीवन का अधिकार और मरने के अधिकार में क्या डिबेट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा, मरने का अधिकार में ना, देखिए, मरने का अधिकार मतलब खुद से अपने आप को ख़त्म करना हो गया, मतलब जिसे हम लोग आत्महत्या कह सकते हैं। ठीक है, तो या इसे हम कह सकते हैं आत्महत्या का मुद्दा। इसे क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? आत्महत्या का मुद्दा। चलो देखो, आत्महत्या का मुद्दा देखिए ये क्या है, एक धारा है, आईपीसी की ही धारा है, वो आईपीसी की धारा है 309। ठीक है, आईपीसी की धारा मैंने बताया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर रूल कर रही थी, तो ये 1968 में आईपीसी की धारा उन्होंने बनाया था। तो ये उन्हीं की धारा है, आईपीसी की धारा 309। और आईपीसी की धारा 309 हमसे कहता है कि भैया आत्महत्या का प्रयास, क्या कहता है? आत्महत्या का प्रयास। अच्छा, आप लोग जब पढ़ा करिए ना, तो ये एक्चुअल में ये थोड़ा सा बोरिंग तो होता होगा, तो आप लोग क्या करिए ना, 2x या फिर 1.5x पे करके देखिएगा ना, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा, बोरिंग कम हो जाएगा, लेकिन आपको फैक्ट मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा, है ना। का प्रयास एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, ये कौन कहता है? आईपीसी की धारा 309 कहता है। ठीक है, आईपीसी की धारा 309 कहेगा कि भैया आत्महत्या करने का प्रयास एक दंडनीय अपराध है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को ख़त्म करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सज़ा मिल सकती है। ठीक है, तो इसी मामले को लेकर के एक भैया जी हैं जिनका नाम है पी रतिनम। भैया का नाम क्या है? पी रतिनम। ठीक है, रतिनम। ये भैया ने क्या किया? 1994 में ये भैया ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में यानी सर्वोच्च न्यायालय में इसी मामले के खिलाफ में याचिका दायर कर दी। ठीक है, कि आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास एक दंडनीय अपराध क्यों है भाई? तो अब इस पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय दिया, कुछ तर्क प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर क्या कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भैया जीवन के अधिकार में, और ये जीवन का अधिकार क्या है? आर्टिकल 21। ठीक है, जीवन के अधिकार में जीना प्लस मरना दोनों शामिल है जी। ठीक है, तो जब पी रत्नम साहब ने केस किया कि भैया आपकी आईपीसी की जो धारा है ये मरने को भैया दंडनीय अपराध घोषित करता है, तो
तो इसी बात को लेकर के पी रत्नम साहब ने 1994 में सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए पी रत्नम जी, जो जीवन का अधिकार है उस जीवन के अधिकार का मतलब जीना और मरना दोनों शामिल है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पी रत्नम केस में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जीना और मरना ये दोनों फंडामेंटल राइट हो गए, दोनों मौलिक अधिकार हो गए। और इसी तर्क पर यह भी स्वीकार किया गया कि भैया आत्महत्या करना भी, मरना यानी आत्महत्या करना भी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है ना। इसी के तहत ये भी निर्धारित हो गया, फंडामेंटल राइट है। तो अब ऐसा अगर हो गया तो देखो, आपको मैंने अगर ध्यान होगा तो मैंने पढ़ाया हुआ था आर्टिकल 13 क्लॉज 1, और इसमें मैंने साफ साफ कहा था आपसे कि भैया संविधान लागू होने से पहले कि यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त करती है तो जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है उस सीमा तक वो शून्य हो जाएगी। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। ये जो आईपीसी की धारा 309 है ये है 1968 की, ठीक है। ये धारा कब की है? 1968 की। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 1950 में, ठीक है, 1950 में। अब समझिए, तो भाई यहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि भैया ये आत्महत्या करना फंडामेंटल राइट हो चुका है संविधान लागू होने के बाद, है ना। 1994 में मरना यानी आत्महत्या करना क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गया। और संविधान लागू होने की पहले की ये एक विधि है, आत्महत्या करने के प्रयास को दंडनीय अपराध घोषित करती है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के तहत क्या इस आत्महत्या करने के प्रयास को, ये जो फंडामेंटल राइट है, इसको ये मतलब उल्लंघित नहीं कर रहा है? आप ये चीज़ समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? देखिए, ये संविधान लागू करने से पहले की विधि है, आईपीसी की धारा 309, और 309 में कहा जा रहा है कि आत्महत्या करने का प्रयास दंडनीय अपराध है। लेकिन 1994 में संविधान लागू होने के बाद ये आत्महत्या करना एक फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक। ये दो चीज़ें अलग अलग समझ में आई। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को याद करो कि संविधान लागू होने से पहले की कोई विधि, तो ये संविधान लागू होने की वो विधि है, ठीक है। ये इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है, यानी आत्महत्या करना मौलिक अधिकार है, यानी हमारी इच्छा हम चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई मुझे रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन यहाँ आईपीसी की धारा कह रहा है कि ना, हम दंड देंगे। तो ये ज़रा देख रहे हो, ये जो आपकी विधि है ये यहाँ पे आत्महत्या करने के प्रयास को उल्लंघित कर रही है, इसका उल्लंघन कर रही है। तो आर्टिकल 31 क्लॉज 1 कहता है कि भैया ऑटोमेटिक से अगर कोई भी विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वो ऑटोमेटिक शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भैया आईपीसी की जो धारा है ना 309, सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को शून्य कर दिया है, ठीक है, शून्य घोषित कर दिया है। मतलब 394 पी रत्नम केस में अब आप धूमधाम से अपनी आत्महत्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मामला यहीं सिमटा नहीं। अब उसके बाद 1996 की बात है। कब की बात है मेरे बच्चों? 1996। 1996 में एक भैया थे जिनका नाम था ज्ञान कौर। अब भैया ज्ञान कौर साहब ने ना इसी मुद्दे को लेकर के, यार कि भैया क्या बात है, आप आत्महत्या को भैया मतलब आत्महत्या जब जो मर्जी करना चाहे कर ले, आप उसके लिए उसको कोई सज़ा नहीं देंगे। तो इसी बात को लेकर के ज्ञान कौर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, मतलब केस फाइल कर दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब कुछ निर्णय सुनाया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार अपना निर्णय बदल दिया, यानी 1994 में उन्होंने जो अपना निर्णय दिया था, अब उन्होंने कहा देखिए वो निर्णय सही नहीं है, ठीक है। उस निर्णय को इन्होंने क्या किया, 1996 में इस केस में चेंज कर दिया, ठीक है। और चेंज करके कहा कि देखिए जीवन का जो अधिकार है, यानी आर्टिकल 21, ठीक है, इस अधिकार में केवल जीना है, ठीक है। इस अधिकार का मतलब केवल लाइफ को जीना है, मरने का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें प्लस मरने का अधिकार शामिल नहीं है, जीने का अधिकार केवल शामिल है, ठीक है। तो अब हम जरा देखें, अब मरने का अधिकार क्या एक फंडामेंटल राइट है? नहीं है, सीधी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा
1996 ज्ञान कोर केस में कि देखो आर्टिकल 21 में जो जीने का अधिकार है, उस जीने के अधिकार का मतलब केवल जीने से है, मरने से नहीं है। यानी अब फंडामेंटल राइट के तहत मरना कोई फंडामेंटल राइट है ही नहीं है। तो अगर मरना कोई फंडामेंटल राइट है ही नहीं है, तो यानी अगर आप अब आत्महत्या करेंगे 1996 के बाद, तो तुरंत आप पे कौन सा केस लग जाएगा? आईपीसी की धारा 309, ठीक है। और इस तरीके से फिर से 1996 में आईपीसी की धारा 309 फिर से लागू होगी, ठीक है। लेकिन अब इन सब डिबेट को देखते हुए ना हमारे संसद ने क्या किया, पार्लियामेंट ने, संसद ने क्या किया कि देखो ये बात है 2017 की। संसद ने 2017 में एक अधिनियम पारित किया जिसे हम लोग कहते हैं मेंटल हेल्थ केयर, ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर। अब ये क्या है भैया? तो देखिए मेंटल हेल्थ केयर संविधान संशोधन एक्ट पारित किया गया, संविधान संशोधन एक्ट पारित किया गया। और इस एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है, ये 2017 की बात है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ माना जाएगा, ठीक है। क्या माना जाएगा? अस्वस्थ माना जाएगा, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को सज़ा नहीं दिया जाएगा, बल्कि ऐसे व्यक्ति को सुधार गृह में भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? सुधार गृह में भेजा जाएगा, ठीक है। और आत्महत्या करने का प्रयास गैर आपराधिक कृत्य हो गया, ठीक है। आत्महत्या का प्रयास जो है ये एक गैर आपराधिक कृत्य हो गया। बात समझ में आई? ठीक है। तो इस तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये है ज्ञान कौर केस से बातें रिलेटेड और आपके संसद का ये एलिमेंट। अब उसके बाद देखिए आर्टिकल 21A कि आर्टिकल 21A क्या है। बहुत प्यारा सा आर्टिकल है, आओ देख लेते हैं। आर्टिकल 21A, जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। चलो, तो नन्हा सा हमारा आर्टिकल I'm sorry guys, अनुच्छेद 21A। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 21A का प्रावधान क्या है और कैसे है और इनमें क्या क्या बातें। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आर्टिकल 21 का मामला हमारे सामने कब आया था। तो आर्टिकल 21 का मामला जो है ये एक्चुअल में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आया था, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में हमारे मूल संविधान में आर्टिकल 21A ऐड किया गया था। और अब ज़रा देखते कि इसमें संवैधानिक लैंग्वेज क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है आर्टिकल 21 में कि राज्य, एक कलरवा बुझा रहा है जी, बुझा तो रही है, राज्य 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा, और अनिवार्य शिक्षा देगा, ठीक है। यानी अगर हम आर्टिकल 21A के स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो उसमें सीधा साफ यही लिखा है कि देखो भैया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हम अपने मूल संविधान में
है ना, आर्टिकल 21A ऐड कर रहे हैं और उसका मतलब ये है कि राज्य 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन देगा। ठीक है, तो ये जो है ये आर्टिकल 21A है। और संसद ने क्या किया, संसद ने 2009 में, कब में, 2009 में एक अधिनियम पारित किया। ठीक है, और वो अधिनियम क्या है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अधिनियम। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कर दिया। ठीक है, और जिसके द्वारा व्यवहारिक तौर पर इस अधिकार को लागू किया गया। ठीक, इस अधिकार को लागू करने का मतलब यही। तो ये है आपका आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A में बस कुल टोटल बातें इतनी ही हैं कि इसको 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया मूल कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें यही कहा गया है कि राज्य 6 से 14 साल के बच्चों को ज़बरदस्ती, मतलब अनिवार्य का मतलब वही हो गया, ज़बरदस्ती और निःशुल्क शिक्षा देगा। ठीक है, और इसी को व्यवहारिक रूप में लागू करने के लिए हमारी संसद ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट पारित किया। ठीक है, तो ये है हमारा आर्टिकल 21A। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं अपने एक और धाकड़ से आर्टिकल के बारे में। और वो धाकड़ सा आर्टिकल क्या है, अरे रे तो गड़बड़ हो गया। वो धाकड़ सा आर्टिकल क्या है, आइए देखते हैं। तो वो आर्टिकल है मेरे बच्चों आर्टिकल 22। तो क्या है आर्टिकल 22? आर्टिकल 22 में जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट ज़रा समझते हैं। इसमें लिखा है मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी में संरक्षण, नज़रबंदी में संरक्षण, ये हमारे आर्टिकल 22 में कहा गया है। लेकिन अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या। थोड़ा सा समझ तो पा ही रहे होंगे मनमानी गिरफ्तारी, लेकिन उसके बाद निवारक नज़रबंदी वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं क्या मामला है भैया। देखो, मनमाने तौर पे इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि मनमाने तौर पर कोई आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। कि दरोगा जी को आपकी नाक पसंद नहीं है तो उसके लिए आए और हथकड़ी पहनाए और उठा के लेके चले गए, ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 22 हमें इसी चीज़ की स्वतंत्रता देता है कि हवलदार साहब, दरोगा बाबू, है ना, पुलिस वाले गुंडा भैया, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं ज़बरदस्ती। ठीक है, और निवारक नज़रबंदी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मैं इसकी व्याख्या करता हूँ कि मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी में संरक्षण का क्या मतलब है। देखिए, मनमानी गिरफ्तारी के पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, किसी व्यक्ति को क्या किया गया, गिरफ्तार। मैं आर्टिकल 22 में इस चीज़ की व्याख्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहली चीज़ ये है कि व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक है, व्यक्ति को गिरफ्तारी का क्या किया जाएगा, कारण बताया जाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको अपना मन पसंद, अगर किसी को कोई गिरफ्तार कर रहा है ना, तो उसको मन पसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। ठीक है, परामर्श करने का अधिकार होगा। और ऐसे व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर निकटतम मैजिस्ट्रेट, निकटतम मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं भैया। मनमानी अगर गिरफ्तारी हो रही है आपकी, तो पहली चीज़ तो आर्टिकल 22 उसी की मनाही करता है कि मनमानी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। और अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है
तो सबसे पहली चीज़, उसको गिरफ्तार क्यों किया गया उसका कारण बताया जाएगा, और उस व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। और अगर व्यक्ति को आपने गिरफ्तार कर लिया तो उसे 24 घंटे निकटतम मैजिस्ट्रेट के पास ले जाइए। लेकिन हाँ, 24 घंटे में यात्रा वगैरह सब शामिल होगा, यात्रा आदि का समय शामिल नहीं होगा, ठीक है। उसे बस 24 घंटे के अंदर आप बस मैजिस्ट्रेट के पास उसे पहुंचा दीजिए। अब अगर मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा व्यक्ति गया जिसको पुलिस ने या किसी ने गिरफ्तार कर लिया, तो मजिस्ट्रेट 3 चीज़ें कर सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने 3 ऑप्शन है, ठीक है। मजिस्ट्रेट के सामने जो पहला ऑप्शन है वो है कि वो भैया उसको जमानत दे सकता है। उसको क्या करेगा, जमानत दे। अरे भाई, अगर दलीलें उसकी सही रहेंगी तो उसको जमानत मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या किया मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पहली चीज़ तो उसको जमानत दे, और दूसरी चीज़ उसको पुलिस हिरासत में। ये खतरनाक होता है भैया, गाड़ी यही पलटती है, ठीक है। पुलिस हिरासत में दे सकता है। अगर पुलिस हिरासत में गया तो गाड़ी पलटने का चांस है, ठीक है। और थर्ड चीज़ न्यायिक हिरासत, ठीक है, न्यायिक हिरासत। तो ये मजिस्ट्रेट 3 चीज़ें करता है, ठीक। लेकिन अब ज़रा देखें, ये जो आर्टिकल 22 है ना, ये आर्टिकल 22 सभी को नहीं, मतलब सभी के लिए नहीं वैलिड है। आर्टिकल 22 केवल 2 प्रकार के व्यक्ति को छोड़ करके सबको प्राप्त है, ठीक है। अब वो 2 प्रकार के व्यक्ति कौन हैं, आइए देखते हैं। तो आर्टिकल 22 सिर्फ 2 प्रकार के व्यक्तियों को छोड़ करके सभी लोगों पर लागू होगा, लेकिन वो 2 प्रकार के व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी आप भी समझ जाएंगे। चलो देखो, 2 प्रकार के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर लागू नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 22 2 लोगों के लिए अपवाद है। तो वो 2 लोग कौन कौन से हैं, देखिए। पहला व्यक्ति है शत्रु अन्य देशीय, ठीक है। ये पहले प्रकार का व्यक्ति है जिस पर आर्टिकल 22 लागू नहीं होगा, मतलब उस पर मनमानी गिरफ्तारी किया जा सकता है, उससे निवारक नज़रबंदी भी किया जा सकता है। इन 2 लोगों को ये मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी में संरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी मैं इन सबको बता रहा हूँ कि ये कौन है। और दूसरा, निवारक नज़रबंदी के तहत, नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति, ठीक है। इन 2 लोगों पर आर्टिकल 22 संरक्षण नहीं देगा। क्लियर। अब हम जरा समझते हैं कि ये शत्रु अन्य देशीय क्या है और ये निवारक नज़रबंदी क्या है। ये 2 चीज़ें समझ में नहीं आ रही। तो चलिए सबसे पहले हम शत्रु अन्य देशीय पर बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें शत्रु अन्य देशीय, तो मतलब एक ऐसा नागरिक, ठीक है, मतलब ऐसे देश का नागरिक, किसी ऐसे देश का नागरिक जिस देश के साथ भारत की शत्रुता हो रही हो, ठीक है, जिस देश के साथ भारत की शत्रुता चल रही हो। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि ये भारत है हमारा, ठीक है, और ये है चीन। अगर चीन का कोई व्यक्ति बाय द वे भारत में आ जाता है, तो और दोनों कंट्री के बीच में मित्रता का व्यवहार नहीं है, दोनों कंट्री के बीच में, भारत और चीन के बीच में दुश्मनी चल रही है, और यहाँ का नागरिक आ गया है हमारे इंडिया में, तो अब ऐसे नागरिकों को हम शत्रु अन्य देशीय कहते हैं। क्या कहते हैं, शत्रु अन्य देशीय, यानी अन्य देश का शत्रु, ठीक है। हमारे देश का शत्रु नहीं, हमारे देश का नागरिक नहीं होगा ये किसी दूसरे देश का नागरिक होगा, और उस देश से हमारे देश की कट्टर दुश्मनी चल रही होगी, है ना भैया। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नागरिक को मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलेगा, निवारक नज़रबंदी से संरक्षण नहीं मिलेगा। क्लियर एंड कट, हाँ, समझ में आ गया। चलो अब हम समझेंगे कि निवारक नज़रबंदी क्या होता है। मस्त टॉपिक है रे राजू, ध्यान से समझो। निवारक नज़रबंदी, चलो देखो, निवारक नज़रबंदी का कॉन्सेप्ट क्या है। निवारक नज़रबंदी का मतलब है ना कि किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, ठीक है।
यानी निवारक नज़रबंदी का सीधा सा मतलब ये है कि शंका के आधार पे या आशंका कह सकते हो उसी को, शंका के बेस पर के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, जैसे कि बाय द वे एक रैली चल रही है ये, ठीक है, यहाँ पे ये एक रैली चल रही है और पुलिस को ऐसी सूचना मिली है कि इस रैली में एक काले रंग का कोई व्यक्ति है, मतलब काले कलर के शर्ट वाला कोई व्यक्ति है यार, काले कलर के शर्ट वाला एक व्यक्ति है जो दंगा कर सकता है, ऐसे संदेह है उस पर, ऐसी शंका जताई जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेना निवारक नज़रबंदी कहलाता है। ठीक है, तो निवारक नज़रबंदी समझ में आ गया। निवारक नज़रबंदी का मतलब ये है कि अपराध किए जाने से पहले ही भविष्य में अपराध किए जाने की शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो ठीक है। और भारत में जो निवारक नज़रबंदी है ना, ये समवर्ती सूची का विषय है। निवारक नज़रबंदी किसका विषय है? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची का मतलब क्या है? एक ऐसी सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों अपने नियम बना सकते हैं। ठीक है, दोनों अपने कानून बना सकते हैं। लेकिन अब ज़रा देखें कि निवारक नज़रबंदी कैसे, ऐसे चाहे जिसको जा करके हम कहते देखो भैया ये कुछ ऐसे करने वाला है तो उस पर निवारक नज़रबंदी का मामला चल जाएगा? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। तो निवारक नज़रबंदी, अच्छा निवारक नज़रबंदी के तहत ना कुछ ऐसे चाहे जैसे नहीं किए जा सकते। निवारक नज़रबंदी तब की जाएगी जब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, मतलब निवारक नज़रबंदी में NSA जो आप लोगों ने मनीष कश्यप पर देखा होगा, NSA लगा हुआ है ना, तो ये NSA जो लगा हुआ है एक्चुअली में निवारक नज़रबंदी के तहत ही लगा हुआ है। तो अब हम ज़रा देखें कि निवारक नज़रबंदी कितने आधार पर होता है। ठीक है, निवारक नज़रबंदी कितने आधारों पर किए जा सकते हैं? तो मेरे बच्चों, निवारक नज़रबंदी कुल 4 आधार पर होते हैं। निवारक नज़रबंदी कितने आधार पर होते हैं? 4 आधार पर। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है अगर किसी व्यक्ति से हमारे राज्य की सुरक्षा को खतरा है, राज्य की सुरक्षा को खतरा नज़र आ रहा है, तो उस व्यक्ति को इस अपराध को करने से पहले ही शंका के आधार पर गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो खतरा हो, तो इस बेसिस पे निवारक नज़रबंदी होगी। दूसरा, लोक व्यवस्था को खतरा हो। ठीक है, लोक व्यवस्था को खतरा हो, तब भी अगर हमारी जनता को कहीं किसी व्यक्ति से खतरा रहेगा तो उसे भी इस खतरे को, इस मतलब जो भी वो कर्म करने वाला है, जो भी वो अपराध करने वाला है, उस अपराध के करने से पहले ही उसे शंका के आधार पर उसे निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर किसी विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध को खतरा पहुंचाना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, बाय द वे पुतिन चच्चा हैं। कौन? पुतिन चच्चा को तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, और ये आ गए हमारे इंडिया में। कहाँ आ गए? इंडिया में। अब मान लो कि भैया इंडिया में कहीं किसी भी राज्य में पुतिन चाचा घूम रहे हैं मोदी जी के साथ, और किसी व्यक्ति को पुतिन का चेहरा पसंद नहीं है। अब पुतिन है इंडिया का मित्र। ठीक है, पुतिन हमारे इंडिया के मित्र के व्यवहार में ही आया है, और अब कोई व्यक्ति पुतिन के ऊपर जूता फेंक दे या पुतिन के मुंह पे करिखा पोत दे, तो ऐसे व्यक्ति को भी अगर शंका हो जाए कि ऐसा व्यक्ति कुछ करने वाला है, तो इस व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी के तहत निपटा दिया जाएगा। अरे निपटाने का मतलब उसे अरेस्ट कर दिया जाएगा। समझ में है? ठीक है, और अगली चीज़ कि आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति को। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति
कोई आवश्यक सेवा है, जैसे मान लो एम्बुलेंस एक आवश्यक सेवा है, आवश्यक सेवा में वो बाधा बन रहा है बार बार, या फिर ऐसी शंका है कि इस आवश्यक सेवा में ये बाधा बन सकता है, तो उसे भी हम लोग निवारक नज़रबंदी के तहत अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया कि निवारक नज़रबंदी क्या होता है और निवारक नज़रबंदी कैसे होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ हो गई। लेकिन अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर निवारक नज़रबंदी हो गया तो होगा क्या। तो उसके पहले मैं पानी पी लूँ। एक्चुअल में जुकाम है ना भैया, तो गटिया झुरा जाला चला देखा। अगर किसी व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी के तहत कर दिया गया गिरफ्तार, तो इस चच्चा का होगा क्या जिसको गिरफ्तार किया गया। देखो, तो ऐसे व्यक्ति को पहली चीज़ तो ये है कि भैया अधिकतम मैक्सिमम केवल 3 मंथ तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को कब तक गिरफ्तार रखा जा सकता है, केवल 3 माह तक। और 3 माह से ज़्यादा गिरफ्तार आप नहीं रख सकते। और अगर 3 माह से ज़्यादा गिरफ्तार रखना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि उस व्यक्ति को हम 3 माह से ज़्यादा गिरफ्तार रखें, ठीक है, अगर आप चाह रहे हो 3 माह से ज़्यादा गिरफ्तार रखें, तो इसके लिए आपको एक सलाहकारी बोर्ड होता है। एक सलाहकारी बोर्ड होता है। ठीक है, इस बोर्ड की सिफारिश लेनी पड़ेगी। बोर्ड की क्या करनी पड़ेगी, आपको सिफारिश लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये परमिशन देंगे तभी निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को आप 3 माह से ज़्यादा उसे गिरफ्तार रख सकते हैं। अब ये जो सलाहकारी बोर्ड है ना, इस बोर्ड के सदस्य कौन होते हैं, तो इस बोर्ड का जो सदस्य होता है ना, ये हाई कोर्ट का वर्तमान में जज जो रहता है वो होता है, वर्तमान जज होता है। ठीक है, ये सलाहकारी बोर्ड का मेंबर कौन होता है, हाई कोर्ट का वर्तमान जज होता है। या अगर ये नहीं रहेंगे तो हाई कोर्ट का ही अवकाश प्राप्ति जज रहेगा, मतलब जो छुट्टी पे हो या जो रिटायर हो गया हो, अवकाश प्राप्त जज हो। ठीक है, और अगर जैसे ये भी नहीं है तो या तो हाई कोर्ट का ही, ठीक है, हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता जिसके पास हो, जज बनने की योग्यता जिसके पास होगी वो इस बोर्ड का मेंबर होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आर्टिकल 22। इज़ दैट क्लियर गाइस। तो इसी के साथ हमारा स्वतंत्रता का जो फंडामेंटल राइट था वो भी समाप्त होता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का फंडामेंटल राइट हो गया ख़त्म। और मैंने आपसे बताया था मेरे बच्चों कि आर्टिकल 14 से 18 हम समानता का अधिकार पढ़ते हैं, समानता का अधिकार। ठीक है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि फंडामेंटल राइट है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं आर्टिकल 23 से 24, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। एंड शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद हम लोग आर्टिकल 25 और 26, 27, 26, 27 और 28, ठीक है, ये बात करेंगे हम लोग यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के। ठीक है, 26, 27, 28 ये हम धार्मिक स्वतंत्रता पे बात करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता,
ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भैया। और 29 और 30 हो जाएगा आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और उसके बाद लास्ट वाला हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32। तो अब हम शुरू करने चल रहे हैं अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब अगर हमें कोई शोषण हमारा करेगा तो वो कौन कौन से शोषण होंगे जिसके विरोध में हमें अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यानी उस शोषण के विरुद्ध जाकर के उस शोषण का अगेंस्ट होने के लिए हमको अधिकार प्राप्त है। तो ये वर्णित है आर्टिकल 23 में और 24 में। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 23 में क्या है। देखो बहुत नन्ही सी चीज़ है हमारी आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 देखो, आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मनुष्यों के, इसके वर्ड बहुत टफ है, इसको ध्यान से समझना होगा। दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम की मनाही की है, आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मनुष्यों के दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम की मनाही करती है। ठीक है, लेकिन जनहित में इनकी अनुमति दी जा सकती है। जनहित में इसकी अनुमति है, जनहित में आपका बेगार बलात्श्रम कराया जा सकता है। ठीक है, अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, अब हम जरा समझें कि दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम का मतलब क्या होता है। देखो, दुर्व्यापार का मतलब हो गया कि किसी भी मनुष्य का व्यापार करना। ठीक है, बुरे उद्देश्य से व्यापार करना। ठीक है, और अगर बुरा उद्देश्य से आपको कोई व्यापार कर रहा है आपका, तो वो आपका शोषण ही तो कर रहा है। ठीक है, आपको कहीं दास बनने के लिए किसी से बेच दिया। ठीक है, आपको आपके दैहिक स्थिति, दैहिक रूप से आपको प्रताड़ित करने के लिए कहीं बेच दिया। तो ये जो बुरे उद्देश्यों से मनुष्यों की खरीद या बिक्री करता है, इससे आपका अनुच्छेद 23 रक्षा करती है। ठीक है, ये तो लिखा कि मनुष्यों के दुर्व्यापार की मनाही करता है। ठीक है, यानी आप बुरे उद्देश्यों से मनुष्यों की खरीद और बिक्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, पहले क्या होता था कि मंदिरों में देवदासी प्रथा चलती थी। ठीक है, और मंदिरों मतलब एक दास या दासी हुआ करती थी जिसको मतलब नियुक्त कर दिया जाता था कि वो दास या दासी है, और उनकी पूरी जीवन केवल मंदिरों की साफ सफाई इसी चीज़ों में गुजर जाता था। तो न्यायालय ने अब इस चीज़ को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, न्यायालय ने मंदिर में जो देवदासी प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। उसको समाप्त किस उद्देश्य से किया है? क्योंकि ये दुर्व्यापार का ही एक रूप था। ठीक है, तो दुर्व्यापार समझ में आ गया। अब हम जरा समझते हैं बेगार क्या है। देखो, बेगार का मतलब होता है कि बिना भुगतान किए, ठीक है, या फिर अपर्याप्त भुगतान किए, यानी कम भुगतान करके, अपर्याप्त भुगतान या कम भुगतान करके अगर किसी व्यक्ति को आप काम करने के लिए बाध्य कर रहे हैं तो उसे बेगार कहा जाता है। यानी बिना पैसे दिए अगर किसी से आप काम करा रहे हैं तो उसे बेगार कहा जाएगा, या फिर बहुत थोड़ा सा पैसा दे करके उससे काम करा रहे हैं तो उसे बेगार कहा जाता है। ठीक है, तो बेगार के लिए भी आर्टिकल 23 मनाही करता है। और बलात् श्रम देखो अब क्या होता है। देखिए, बलात् श्रम का सीधा सा मतलब है आपकी इच्छा नहीं है। ठीक है, इच्छा ना होने पर
किसी व्यक्ति को काम करने के लिए बाध्य करना। काम करने के लिए क्या करना? बाध्य करना। कि मतलब कोई काम नहीं करना चाह रहा, आपसे ज़बरदस्ती करा रहे, तो इसे कहते हैं हम लोग बलात्सर्म। तो इज़ दैट क्लियर? ये है आपका आर्टिकल 23। ठीक है भैया, क्लियर हो गया? चलो अब हम देखते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 क्या है? ये भी बहुत नन्ना मुन्ना है आर्टिकल 24। तो देखते हैं आर्टिकल 24 में क्या है। देखो, आर्टिकल 24 भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 24 में कहा जाता है कि भैया 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे कारखानों या क्या कहते हैं, खान या फिर कोई ख़तरनाक जगह हो गई जहाँ उनके जान को खतरा हो, ठीक है, ख़तरनाक रोज़गार में नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है, मैंने आर्टिकल 24 देखो कह रहा है कि 14 साल तक का अगर कोई बच्चा है उसके नीचे से, ठीक है, मतलब एकदम छोटे बच्चे से लेकर के 14 साल तक का अगर कोई बच्चा है तो ऐसे बच्चों को हम लोग कारखानों में या खान मतलब जैसे कोयले का खान हो गया, इन सब का खान हो गया, या कहीं खतरनाक जहाँ उनके जानमाल को खतरा हो, ऐसी जगहों के में उनको रोज़गार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा भेजा जाएगा तो भैया कानूनन अपराध है। तो ये जो देखिए, ये जो आर्टिकल 24 है ना, हम देख सकते हैं कि 24 आर्टिकल जो है ये बाल श्रम को मनाही करने वाला आर्टिकल है। ठीक है, यानी बाल श्रम को रोकने वाला अगर कोई आर्टिकल है तो वो कौन है? 24 है। ठीक है, अब आर्टिकल 24 जो है ना, ये बाल श्रम को निषेध तो करता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, इसमें कुछ कमी है। ठीक है, आर्टिकल 24 क्या है वो समझ में आ गया कि आर्टिकल 24 में कहा जा रहा है कि आर्टिकल 24 के अनुसार 14 साल तक के बच्चे को कहीं भी कारखाना में या किसी खान में या जहां उसकी जान को खतरा हो, उसे चोटिल हो सकता है, ऐसी जगह पे रोजगार नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, यानी ये बाल श्रम की मनाही करता है। तो आर्टिकल 24 भारत के संविधान में बाल श्रम को रोकने वाला सबसे प्रमुख अनुच्छेद है। ठीक है, और अनुच्छेद 24 जो है ये बाल श्रम का निषेध करता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। अब हम जरा देखते हैं कि ये इसमें कौन सी कमियां हैं, क्या कमियां हैं, और देख लेते हैं। तो मेरे बच्चों, पहली कमी तो इसमें यही है कि ये 14 वर्ष तक के बच्चों को ही केवल काम करने से रोकता है। पहली कमी यही है कि भैया 14 साल के बाद जो 15 साल का है, जो 14.5 साल का, वो भी तो भी छोटा बच्चा है ना। तो पहली कमी यही है कि बाल श्रम की रोक के लिए केवल इसकी आयु 14 वर्ष ही निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये पहली कमी देखने को मिलती है। अगर दूसरी कमी हम देखें तो दूसरी कमी ये है कि 14 साल के बच्चे को 14 वर्ष तक के बच्चे को केवल 3 जगह काम करने से रोका गया है। कारखाना, कहीं खान हुआ, या कहीं जहाँ जान माल को खतरा हुआ। तो इन 3 जगहों को छोड़कर इसका मतलब 14 साल तक का बच्चा कहीं भी रोज़गार मतलब काम कर सकता है ना। इसका यही तो मतलब निकला कि भैया खाली 3 ही जगहों पे तो आपने मना किया, कारखाने में, खान में और ख़तरनाक जगहों पे। बाकी इसका मतलब ये 3 जगह अगर छोड़ दे तो 14 साल तक का बच्चा अन्य जगहों पे तो ये क्या नाम, बाल श्रम कर ही सकता है ना। ठीक है, तो ये 2 बहुत अहम इसमें कमियाँ दिखाई देती हैं। तो हमारा जो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है ना, इन कमियों को दूर करता है। हमारा संसद इन कमियों को दूर करता है। कैसे दूर करता है? संसद ने एक अधिनियम बनाया, एक एक्ट पारित किया, जिसे हम लोग कहते हैं बाल श्रम निवारण, बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986। ठीक है, बाल श्रम अधिनियम 1986 हमारे संसद ने एक एक्ट पारित कर दिया, और इस एक्ट में बताया पहली चीज़, इस एक्ट के माध्यम से बताया पहली चीज़ कि भैया बाल श्रम दंडनीय अपराध है। बाल श्रम कैसा अपराध है? दंडनीय अपराध है। अगर कोई बाल श्रम करवा रहा है तो उसका मतलब उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़
इस निवारण अधिनियम में कहा गया। ये जो मैं बता रहा हूँ बाल श्रम दंडनीय अपराध है, ये संसद के द्वारा बाल श्रम निवारण अधिनियम 1946 के अंतर्गत है। ठीक है, आर्टिकल में नहीं है ये चीज़ें, आर्टिकल 24 में उतनी ही चीज़ें हैं। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये यहाँ से लेकर के आर्टिकल के बाहर की चीज़ें हैं। ठीक है, अब ज़रा देखो, और दूसरी चीज़ में कहा गया कि 14 वर्ष तक का बच्चा कहीं भी रोज़गार में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, कहीं भी रोज़गार में उसे नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे इन 3 जगहों पे काम करने नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी 18 वर्ष से कम आयु तक के बच्चे कारखाने, खान में या खतरनाक रोज़गार में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आर्टिकल, ये संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम में। अच्छा, एक चीज़ और 2015 में इसी कानून में संशोधन किया गया, इसी कानून में ना संशोधन किया गया 2015 में, और वो अमेंडमेंट देखो क्या है। देखो इसी में ना 2015 में एक अमेंडमेंट किया गया। अब यहाँ तो अधिनियम के तहत ये हो गया कि 14 साल का बच्चा कहीं भी काम में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन मान लो कि अगर कोई ठेले वाला हो और ठेले वाले के पास उतना इनकम नहीं है कि वो किसी अपने हेल्पर को रख सके, उसको अलग से पैसा दे सके, तो घर में अगर बच्चे हैं 14 साल तक के हैं, तो अगर वो हेल्प करा रहे हैं तो ये भी तो इसी के अंतर्गत आ गया। तो यानी अब उनको बेचारों को दंड मिल जाएगा। लेकिन उनकी पर्सपेक्टिव से, अगर उनकी दृष्टिकोण से हम देखें तो ये उनके साथ गलत हो रहा। तो 2015 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया कि अवकाश के समय, ठीक है, यानी छुट्टियों के समय, अवकाश के समय बच्चे घरेलू उद्यम में, कहाँ पे, घरेलू उद्यम में बच्चे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा आपका आर्टिकल 24। इज दैट क्लियर गाइस? कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर के, लेकिन उस टॉपिक को हम देखते हैं कल। ठीक है, तो कल से हम आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछते रहिए। ठीक है, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। बाय।